वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने 1857 का रिवोल्ट देखा था। आज अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये नोट्स मेरे बहुत पुराने हैं। जब मैं अपना यूपीएससी की पढ़ाई करती थी तो जब मैं हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम ख़त्म करी थी, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे खुद से पढ़ के। तो ये जब के नोट्स हैं पुराने हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा राइटिंग और सब चीज़ थोड़ा ऐसा आपको ओल्ड लगेगा। नोट्स पुराने हो चुके हैं रजिस्टर, तो अभी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आती है। इससे पहले जो है ना, कुछ ब्रिटिश ऐसे एक्ट्स पास करता है 1773 से, और धीरे धीरे और भी एक्ट आती हैं, और गवर्नर जनरल आते हैं, और वाइस रॉय का सिस्टम भी आता है इंडिया में। वो सब तो हम अलग क्लास में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आती है इनेक्टेड इन द वेव ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद आती है। अबोलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गिव ट्रांसफ़र ऑल द पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये एक्ट सारी पावर किसको दे देती है? ब्रिटिश क्राउन को दे देती है। यानी कि अब तक तो एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे को रन कर रही थी, ठीक है, वो हमारे को रूल कर रही थी, उसके जो लोग आए थे। बट अब ये सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। जो ब्रिटिश शर्ट्स के जो हेड होते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, उनके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। चेंज डेजिग्नेशन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, अब वो क्या बन गया? वाइस रॉय, ठीक है, वाइस रॉय आएगा। तो फर्स्ट वाइस रॉय बना था कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय बने इंडिया के। उसके बाद एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम में होता था एक डायरार्की। उसमें क्या होता था? ड्यूअल गवर्नमेंट होती थी, मतलब जैसे एक बाइकैमरलिज्म होता था, जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे दो हाउसेज होते थे डायरार्की में। तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया डबल गवर्नमेंट का। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट करा गया, जिसमें जो हेड होते थे वो ब्रिटिश लोगों के ही बैठते थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग ही उसे संभालते थे ऑफिस को। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आती है तो हमारा जो 1857 का रिवोल्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है इसके आने से। और फिर आता है हमारा फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कैनिंग, 1858 से लेकर 1862 तक। ये कैनिंग एक बंदे को बुलाता है, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ बनवाता है। यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट रनिंग। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ये यूनिवर्सिटी बनवाता है कैनिंग। और एक ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विल्सन को बुलाता है, और वाइस रॉय एडवाइजरी कम्युनिटी को होता है विल्सन। तो ये इकोनॉमिस्ट को बुलाता है और उससे बोलता है कि आप इनकम का सिस्टम निकालो, इनकम टैक्स का सिस्टम निकालो, मतलब पैसा छापो, पैसा हमें बनाना है, तो आप उसके लिए एक सिस्टम निकालो। तो ये कैनिंग बहुत चालाक होता है, मतलब इनका जो इंसान होता है ये ब्रिटिश का, तो इकोनॉमिस्ट को बुलाता है और उनसे इनकम टैक्स का सिस्टम बनाने के लिए कहता है। तो वो इनकम टैक्स की जो उस समय वैल्यू सेट करता है वो होती है 500 रुपीज़। तो ये सिस्टम लाता है इनकम टैक्स का कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कहते थे इसे। और बंगाल करेंसी एक्ट आती है फिर 1869 में, जिसमें जो रुपी थी उसको करेंसी माना गया, मतलब इंडियन रुपी नहीं, उस समय का जो रुपी था उसको करेंसी माना गया, ठीक है। और 500 रुपीज़ इसने इनकम टैक्स की वैल्यू रखी। और आईपीसी 1860 में आता है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, जिसके जो दंड संहिता होती है आईपीसी, जो आज के प्रेजेंट टाइम में भी है, और उसमें चेंजेस होते रहते हैं और मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो आईपीसी बनी थी 1860 में। ये जो है ना, ये उससे पहले का है, मतलब कैनिंग क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले की चीज़ है। मैं ये भी आपको इसी क्लास में पढ़ा देती हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज पढ़ रहे हैं हम ब्रिटिश के। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले थे। 1757 टू 1774 तक इनका रूल रहता है। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल का सिस्टम लाते हैं ये। एक को तो बना देते हैं निजामत और एक को बना देते हैं दीवान, ठीक है। तो
ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल का सिस्टम लाते हैं। अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान्स, तो ये डेप्यूटी दीवान्स को अपॉइंट करते हैं। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा को और बिहार के लिए राजा शिताब रोय को। ये याद करने वाली चीज़ है, एसएससी के लिए आ सकती है ये, और यूपीएससी में डिटेल्ड में आता है सब कुछ, तो डिटेल वे में हमें पता होना चाहिए। और फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 to 1785। अबॉलिश ड्यूअल सिस्टम, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल का सिस्टम लाया था, ये वॉरेन हेस्टिंग ने हटा दिया। ठीक है, इस सिस्टम को अबॉलिश किया, हटा दिया। फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स इन 1784। तो इसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करी थी, यानी कि खोजी थी, बनाई थी। और इम्पीचमेंट, इसको हटा दिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। और रोड इंट्रो ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता चार्ल्स विल्किंस। तो एक चार्ल्स विल्किंस नाम का इंसान है, इसने ना गीता लिखी है। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस गीता का, वो किसने करा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने गीता का ट्रांसलेशन करा है, जो कि चार्ल्स विल्किंस ने लिखी है। फिर कैलकट्टा में सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में। ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर, ये होती है 1775 में, इंग्लिश और मराठा की वॉर। और ये जो होती है, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होती है। एक और चीज़ है, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो कि 1773 की एक्ट से बना था, पिट्स इंडिया एक्ट से। उसके बाद जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस आता है, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं इसको। तो 1786 से लेकर 1793 तक ये होता है इसका टाइम पीरियड। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके समय पे सिविल सर्विसेज का सिस्टम आया था इंडिया में, मतलब इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में जगह दी गई थी। और कॉर्नवालिस कहलाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का सिस्टम लाते हैं, ये ज़मींदारी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था ना, एक ज़मींदार रख देते हैं, उससे बोलते हैं कि आप, उसको एक लैंड एरिया दिया जाता है, उससे बोलते हैं कि आप कुछ भी इसमें खेती करो, और जो टैक्स रिवेन्यू उस चीज़ को उगाओ, बेचो, और जो कलेक्ट करा वो मनी आएगा वो ब्रिटिश को दो, ऐसा टैक्स। तो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का सिस्टम लाया था, ये याद रखना है। उसके बाद पुलिस का सिस्टम 1791 में भी कॉर्नवालिस लाया था। डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान क्या क्या चीज़ें कौन लाया था, किसने की हैं। फिर संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791 में जोनाथन डंकन ने खोला था, कॉर्नवालिस के टाइम पे ही। तो संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791 बाय जोनाथन डंकन। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद आता है इम्पोर्टेंट जॉन शोर। जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। तो जॉन शोर होता है 1793 to 1798। इसके समय पे बैटल ऑफ खारदा होती है निज़ाम वर्सेस मराठास के बीच में, ये याद रखना। कभी कभी एग्ज़ाम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवे और अदर जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव, या यूपीएससी भी का जो प्रीलिम्स होता है, उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बैटल पूछ ली जाएगी और पूछ जाएगा एक कब कौन से मतलब गवर्नर जनरल या वाइस रॉय था इस टाइम पीरियड पे, तो बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए याद करने की नीड है। तो जॉन शोर के टाइम पे बैटल ऑफ खादरा होती है। उसके बाद आता है वेलेस्ली। वेलेस्ली सब्सिडियरी लाइन्स लाया था, रिचर्ड वेलेस्ली नाम था इसका। 1798 to 1805 तक टाइम पीरियड तक ये रहता है। वेलेस्ली लाया था सब्सिडियरी लाइन्स। सब्सिडियरी लाइन्स मैंने आपको बताया था, ये इसमें क्या था कि ये ब्रिटिश ये पॉलिसी उन जगहों के लिए लाए थे कि आप टैक्स पे करोगे, और अगर कोई स्टेट टैक्स पे नहीं करेगी तो वो ब्रिटिश के अंडर आ जाती थी। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट अंडर सब्सिडियरी लाइन्स के अंडर आ गई थी, ठीक है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद सब्सिडियरी लाइन्स को साइन करता है। और वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? बंगाल टाइगर, कॉल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद
ये हेस्टिंग्स है, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग तो हमने पहले पढ़ा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये हेस्टिंग्स है, नॉर्मल हेस्टिंग। इसका टाइम पीरियड होता है 1813 टू 1823। इसने कुछ मिलिट्री में ऑपरेशंस करे हैं विद पिंडारिस। तो ये पूछा जा सकता है, मिलिट्री ऑपरेशंस विद पिंडारिस हेस्टिंग्स ने करे हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में ओपन होती है, जिसमें सभी टेरिटरी इंक्लूड होती हैं एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो पंजाब और सिंध अंडर ब्रिटिश कंट्रोल होते हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में ओपन होती है हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे। और ये हेस्टिंग जो है वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, दूसरा हेस्टिंग है। उसके बाद विलियम बेंटिक आता है। विलियम बेंटिक ने क्या क्या काम करे? विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड था 1828 टू 1835। सबसे पहले तो मेड इंग्लिश मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। इसने इंग्लिश को मीडियम बनाया हायर एजुकेशन का। मतलब अब तक जो पढ़ाई थी वो होती थी हमारी पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया में उस समय, दिल्ली सल्तनत और ये हमारा मुग़ल टाइम भी। बट क्योंकि अंग्रेज आ जाते हैं तो ये इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाता है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बट मैं इन्हें लॉर्ड नहीं कहती हूँ, तो इसलिए मैंने विलियम बेंटिक लिखा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश को मीडियम बनाता है हायर एजुकेशन का। उसके बाद मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुलता है कलकत्ता में विलियम बेंटिक के टाइम पे। और ये अबॉलिशन ऑफ सती करता है विद राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के साथ, जिन्होंने ब्रह्म समाज ओपन करा था, इनके साथ मिलकर ये अबॉलिशन ऑफ सती करता है। सती एक हिंदू की प्रैक्टिस होती थी, जिसमें जो मैरिड वाइफ थी, जब उसके हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसे उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था, बैठना पड़ता था। तो सती की प्रैक्टिस इसने हटाई, अबॉलिश करी, क्योंकि वो हिंदूज़ की बिल्कुल क्रूल प्रैक्टिस थी। और विलियम बेंटिक ने और क्या काम करे हैं? इसने हाई कोर्ट पर्शियन रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। तो पर्शियन में एक हाई कोर्ट था, वो इसने रिप्लेस कराया इंग्लिश हाई कोर्ट से। उसके बाद आते हैं मेटकाफ। मेटकाफ का टाइम पीरियड होता है 1835 टू 1836, एक साल ही बस। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा देता है। लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो ये प्रेस जो होती है ना, मीडिया, जैसे अखबार छापना होता है, तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। पहले क्या होता था ना, अखबार पे ना सेंसरशिप लगती थी कि कुछ भी अगर न्यूज़ छपेगी तो उसे पहले दिखाना पड़ेगा, उसका बहुत सारा अप्रूवल होगा गवर्नमेंट से और सब जगह से, जब जाके कोई न्यूज़ छपती थी। और जो अखबार होते थे ना पहले की, ज़्यादातर वो खाली भी होते थे कि एक दो न्यूज़ छपी और बाकी के पेजेस खाली हैं। तो इस तरीके से होता था। तो बट मेटकाफ ने क्या करा? मेटकाफ ने प्रेस को, जो प्रेस होती है मीडिया, उनको दी लिबरेशन, आज़ादी दी कि आप कुछ भी छाप सकते हो। तो इसने रिमूव करी थी रिस्ट्रिक्शंस। लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है इसे। उसके बाद आते हैं हमारे डलहौजी। डलहौजी इम्पॉर्टेंट है। डलहौजी ने क्या क्या काम करें? 1840 टू 1856 इनका रूल रहता है। सबसे फर्स्ट काम है इनका, देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता है, ये एक पॉलिसी लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसमें ये बोला जाता है कि भाई ब्रिटिश एक दिमाग लगा के काम करते हैं कि जो लोग पैसे भर देंगे उनकी भी स्टेट को एनेक्स करेंगे, कब्जाएंगे, और जो नहीं भरेंगे उनकी भी स्टेट को हम एनेक्स करेंगे, कब्जाएंगे, और इंडिया को अब एक टेरिटरी उनकी अपनाएंगे, मतलब कब्जाएंगे, और इंडिया को एक कॉलोनी अपनी बनाएंगे धीरे धीरे। तो उसके लिए एक तो लाते हैं सब्सिडी लाइन्स, और एक लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी लाते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ये कहते थे कि जिस भी राज्य का खुद का बेटा नहीं होगा तो थ्रोन पे बैठने के लिए, तो उसकी स्टेट ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी। तो जो नाना साहब थे, जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट लड़ा था कानपुर से, उनकी वो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड चाइल्ड थे, तो उनकी स्टेट अवध एनेक्स कर ली गई थी। उसके बाद फर्स्ट रेलवे लाइन इन्होंने बॉम्बे टू थाने के बीच बनवाई 1853 में, डलहौजी ने। उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट थर्ड काम है इनका। एक जो होता है ना, जो कैनल्स और रोड्स बनाते हैं, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है,
ब्रिजेस, कैनल्स, रोड्स सब बनाने का काम होता है। तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सिस्टम लाए थे। फिर ये टेलीग्राफ की लाइन लाए थे, कलकत्ता से आगरा के बीच में इनके समय पे टेलीग्राफ लाइन ओपन हुई थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक इंडियन सिविल सर्विसेज इनके समय पे स्टार्ट हुए। बट जो हमारा कॉर्नवालिस है उसके समय पे स्टार्ट हुए और उसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। बट डलहौजी के समय पे शायद ये देने लग गए थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है। और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में डलहौजी लाए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलके, ठीक है। ये इंडियन थे और ये इंडियन रिफॉर्मर हैं और ये इनके साथ मिलके क्या लाए थे, डलहौजी विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और एक इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, इनके समय पे खुला था रुड़की में, ये हो गया डलहौजी। उसके बाद है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये वाला जो गवर्नर जनरल है ये याद रखना है, ये किसके समय पे था, जब हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो जो हमारा कैनिंग था, ये वाइस रॉय है, गवर्नर जनरल नहीं है, सॉरी। तो फर्स्ट वाइस रॉय कैनिंग बना था 1857 टू 1856 टू 57। और इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई है 1858 में, जो मैंने आपको अभी सबसे पहले पढ़ाई थी वीडियो की स्टार्टिंग में। तो कैनिंग अब भी रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी कैनिंग ही रहेगा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 कैनिंग होते हैं, उस समय पे हमारे वाइस रॉय। और याद रखना है कि पूछा जाता है कि 1857 के समय पे कौन था इंडिया में वाइस रॉय, तो कैनिंग था। स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल, तो इसने स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया। और जेम्स विल्सन अपॉइंटेड द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इसने जेम्स विल्सन को फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताई है कि इसमें क्या क्या चेंज हुए थे। कंपनी से क्राउन के पास पावर शिफ्ट हो गई थी कि अब जो है सारा जो कंट्रोल करेगा वो ब्रिटिश क्राउन करेगा। जो ब्रिटिश के जो लोग हैं, हेड हैं, ऑफिसर थे, वो अब इंडिया के सिस्टम को रन करेंगे, ठीक है। और डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड हो गया। कैनिंग को फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे भी कैनिंग था और अब भी कैनिंग ही है। उसके बाद कैनिंग 1858 के बाद उसके बाद देखो क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ये जो डायरेक्टरी का सिस्टम होता था डबल गवर्नमेंट का, ये भी ख़त्म हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया था और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना था। गवर्नर जनरल से वाइस रॉय ऑफ इंडिया का सिस्टम आ गया था, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट करा गया। उसके बाद कैनिंग 1858 मतलब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उससे पहले 1856 में यही वाइस रॉय था और अब भी यही है। तो 1858 टू 62 यही रहता है। ये यूनिवर्सिटी चलाता है। अभी बताया मैंने आपको, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विल्सन को बुलाता है ये। और यही जो कैनिंग है ये विल्सन को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट करता है और इससे बोलता है कि भाई पैसा बनाना है, पैसा जुगाड़ करो। तो इनकम टैक्स का सिस्टम बोलता है कि पैसा इकट्ठा करना है, तो इनकम टैक्स का सिस्टम लाता है फिर विल्सन कैनिंग के कहने पे, और 500 रुपये उसकी वैल्यू सेट करता है। और इंडियन पीनल कोड भी इसके समय पे ही आता है 1860 में। उसके बाद आते हैं जॉन लॉरेंस। लॉरेंस आता है 1854 टू 69, ठीक है। इसके समय पे आती है फेमाइन यानी कि भूखमरी आती है 1866 में उड़ीसा में। तो एक फेमाइन कमीशन बनाई जाती है बाय हेनरी क्या लिखा है, कैम्पबेल। तो हेनरी कैम्पबेल एक फेमाइन कमीशन बनाता है, मतलब भूखमरी, जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक फेमाइन कमीशन बनाता है। तो इसके समय पे भूखमरी आती है तो ये माफ़ी मांगता है, ठीक है, माफ़ी मांगता है ये। मयो आता है उसके बाद, लॉर्ड मयो 1869 टू 72। इसके समय पे क्या क्या होता है, एक तो सेंसस जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना होती है मतलब पॉपुलेशन काउंट होती है उसमें। और मयो कॉलेज बनता है एट अजमेर फॉर
तो अजमेर में मयो कॉलेज बनाता है। मयो फिर समय पे बनता है प्रिंसेस के लिए, मतलब जो राजा महाराजा के बेटे होते थे उनके लिए। और वहाबी आंदोलन होता है मयो के टाइम पे, वहाबी आंदोलन। अली अफरीदी उसमें एक इंसान होता है, उसको निपटा देता है मयो को निपटा देता है अली अफरीदी, ठीक है, मतलब मार देता है। और इसके समय पे एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो लॉरेंस के समय पे आई थी भुखमरी, फेमाइन, और फेमाइन कमीशन बनाया गया। तो इसके समय पे भुखमरी आई तो इस बंदे ने, लॉरेंस ने माफ़ी मांगी इंडियन से कि भाई सॉरी। अब इसकी जो इसने पाप किया है, मतलब इसके समय पे आया फेमाइन, भुखमरी, तो उसका जो काम करना पड़ेगा वो तो नेक्स्ट वाले को करना पड़ेगा ना। तो मयो आया उसके बाद, तो मयो ने एग्रीकल्चरल जो फेमाइन आई है भूखमरी, उसको रोकने के लिए इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया 1872 में। ओके। और एक वहाबी आंदोलन हुआ था जिसमें अली अफरीदी एक बंदा था जिसने मयो को निपटा दिया, यानी कि मार दिया जान से। उसके बाद आता लिटन और रिपन पढ़ेंगे, दोनों एक जैसे हैं। देखो लिटन क्रूल है, संघी है, क्रूल संघी। 1876 to 1880 इसका टाइम पीरियड है। ओन मैरिडरी, तो ये खुद को ओन मैरिड कहता था, मतलब ये खुद को अपना भगवान मानता था, शायद यही है। ये नोट्स मेरे पुराने हैं तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, शायद इसका मतलब यही है, ठीक है। ओन मैरिड आप सर्च कर लेना। तो लिटन, ये आपको पता होना चाहिए, बट कौन खुद को ओन मैरिड कहता था। और उसके बाद इनका टाइम पीरियड है 1876 to 1880, क्रूल है ये। इसने 2 बुक्स लिखी है, मतलब पढ़ा लिखा बहुत है ये, ठीक है। पढ़े लिखे तो औरंगजेब भी थे, बट उन्होंने कितने गलत काम करे, तो औरंगजेब टाइप का ही है ये बंदा लिटन। इसने लिखे 2 बुक्स, एक लिखी लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया और एक लिखी नो लाइफ एंड मोमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। मतलब देखो, लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया और एक लिखी नो लाइफ एंड मोमेंट्स, मतलब इंडिया की जो है ना, इंडिया में न लाइफ है न मोमेंट्स है। तो इस तरीके की इसने बुक लिखी, जिससे जो हमारी क्वीन होती है ब्रिटिश की, हमारी नहीं ब्रिटिश की जो क्वीन होती है, वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है इस बंदे से, लिटन से। तो उसके बाद फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट का फाउंडेशन, जो इंडिया में नेशनल मूवमेंट होने लग गए थे वो इसके समय पे ही होने लग गए थे। लिटन मैंने आपको बताया संघीय है। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आती है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो हमारे जो इंडियन अखबार होते हैं अमृत बाजार और इंद्र प्रकाश, इनको बैन कर दिया जाता है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आने से। प्रेस पे से रिस्ट्रिक्शन किसने हटाई थी, हमने अभी पढ़ा था, मेटकाफ ने प्रेस पे से रिस्ट्रिक्शन हटाई थी। तो जो लिटन था उसने क्या करा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ला के 1878 में इसने जो हमारे जो अखबार थे इंडियंस के उस समय पे होते थे, अमृत बाजार और इंद्र प्रकाश, इन दोनों मैगजीन्स को बैन कर दिया गया था। और आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, लिटन के समय पे आया था। लाइसेंस टू एंग्लो इंडियंस, तो जो एंग्लो इंडियंस होते थे, ठीक है, उनको लाइसेंस के लिए बोला गया। मतलब जो इंडियन लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे हैं, तो उनको लाइसेंस के लिए, उनको आर्म्स रखने के लिए अब लाइसेंस देना पड़ेगा। तो आर्म्स एक्ट, मतलब जो ब्रिटिश है उनके पास तो आर्म्स रखने की परमिशन है, बट जो एंग्लो इंडियंस हैं, जो ब्रिटिश के अंडर काम करते हुए जो इंडियंस हैं, उनके लिए आर्म्स एक्ट आती है, जिसमें बोला जाता है कि भाई जो ब्रिटिश के उनमें काम कर रहे हैं ना, तो उनको अब लाइसेंस की नीड है, एंग्लो इंडियंस को, अगर वो आर्म्स रखेंगे अपने पास, बंदूक वगैरह। तो और फिर इंडियन सिविल सर्विसेज की एज जो होती है ना 21 होती है, तो उसको करके छोटा कर दिया, 19 ईयर्स कर दिया। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा ना, सारे काम जितने भी इसने करे हैं ना वो गलत ही करे हैं। देखो, एक तो इसने ये काम अच्छा करा कि इसने बुक लिखी लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया और ये वाली, और फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आके इनने प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और ये हटा दी दोनों। और उसके बाद आर्म्स एक्ट ला के एंग्लो इंडियंस को परेशान किया कि आपको आर्म्स रखने के लिए परमिशन चाहिए, और इंडियन सिविल सर्विसेज की एज रिड्यूस कर दी।
तो ये हेट्रेट मचा रहा था, ट्रबल क्रिएट कर रहा था, तो इसे रिमूव कर दिया जाता है 1880 में, ठीक है। उसके बाद आता है लिटन के बाद इसी के जैसे नाम का है रिपन। लिटन संघ की था तो ये वाला जो इंसान है ये है रिपन गुड, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छे काम करेगा ये। तो 1880 में ये क्या बना, वाइसरॉय। जितने भी अब कैनिंग के बाद बंदे बन रहे हैं ना, सब वाइसरॉय बन रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आती है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सिस्टम को हटा के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो कैनिंग के बाद ये जितने बंदे बने हैं ना, लॉरेंस एंड लिटन, रिपन और मयो, ये सारे जो लोग हैं ये वाइसरॉयज हैं। तो जो रिपन आता है, हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं बस। तो रिपन आता है, रिपन क्या क्या काम करता है, 1880 में आता है, वाइसरॉय बनता है, ये गुड मैन है, ठीक है। ये कैंसिल कर देता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आई थी, तो ये उस एक्ट को जो लिटन लाया था उसको रिपन कैंसिल करता है। लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इंद्र प्रकाश और अमृत बाजार जो पत्रिका थी उनको बैन कर दिया था। देखो, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है, वो रिपन उसको कैंसिल कर देता है कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी प्रेस पे, ठीक है। और जो चाइल्ड फैक्ट्री एक्ट लाता है ये रिपन 1881 में, तो इस पे जो चाइल्ड लेबर होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे जो काम करवाते थे जिनसे फैक्ट्रीज वगैरह में, वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन करता है ये, मतलब छोटे बच्चे अब काम नहीं करेंगे, उन्हें प्रोहिबिट कर देता है, यानी कि उस पर निषेध लगा देता है। और फीमेल वर्कर्स को ये उनकी जो वर्किंग आवर्स होती है उसको टाइम लिमिट करता है कि फ़ीमेल वर्कर जो है वो 8 घंटे काम करेगी और जो मैन है वो बस 12 घंटे काम करेंगे, और एक दिन की छुट्टी मिलेगी सबको। तो ये काम अच्छा करता है, यानी कि ये थोड़ा रिलीफ देता है, लोगों को खुशी देता है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल इन एडमिन एंड जुडिशरी, तो हमारे जो इंडियंस के लोकल होते थे, जो आम आदमी हो, उनको, आम जनता को ये जुडिशरी में इन्वॉल्वमेंट करवाता है। तो ये रिपन एक चीज़ लेकर आता है, इल्बर्ट बिल जिसे कहते हैं, जिससे क्या होता है, लोकल्स को एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में, मतलब पार्लियामेंट वगैरह और जुडिशरी जो उनका सिस्टम है उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। इल्बर्ट बिल लाता है 1833 में लाता है, याद रखना डेट 1833 ईयर में। तो इल्बर्ट बिल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884, ठीक है, ये रिमूव कर दिया जाता है 1884 में, 1883 में आता है, 1884 में से रिमूव कर दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और रिपन अब मतलब सारे अच्छे काम करता है, लोगों को ये राहत देता है, उनके वर्किंग आवर्स को कम कर देता है, क्योंकि ब्रिटिशर उनसे रात दिन काम कराते थे। उसके बाद आता है डफरिन। डफरिन के नाम से ही समझ जाओ डफर है, एक नंबर का डफर होता है। वाइसरॉय बनता है 1884 टू 1888 में। एसोसिएशंस बनाता है, मतलब एसोसिएशन माने ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप फॉर्मेशन करता है। एक ये बनाता है बॉम्बे एसोसिएशन, फिरोज शाह के साथ बॉम्बे, इसके समय पे क्या बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं, सॉरी, ठीक है, ये नहीं बनाता, इसके समय पे बनती हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन सी एसोसिएशन डफरिन के समय पे बनी थी। तो डफरिन के समय का 1884 टू 1888 4 साल तक रहता है, एसोसिएशन फॉर्मेशन होते हैं, इसके समय पे ग्रुप बनते हैं। एक बॉम्बे एसोसिएशन बनती है, फिरोज शाह बनाते हैं। इंडियन एसोसिएशन बनती है, सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन मिलके इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं। प्रार्थना समाज बनता है 1867 में, आत्माराम पंडुरंगा बनाते हैं प्रार्थना समाज 1867 में, और ब्रह्म समाज बनता है, राजा राम मोहन रॉय बनाते हैं। और जो स्वामी विवेकानंद होते हैं उन्हें नरेंद्र नाथ दत्त भी कहते हैं, और ये बुक लिखते हैं उस समय पे, डफरिन के समय पे, एक मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है 1885 में बनती है, इन्हीं के समय पे बनती है, डफरिन के समय पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया की बहुत लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है इनके समय पे, डफरिन के समय पे 1885 में, जो कि बनाता है A.O. ह्यूम। और ये लेक्चर अब मेरा यहीं कंप्लीट है, ठीक है। और जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो मैंने आपको जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, जब भी मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फेस